पिछली क्लास में हमने बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र प्रादेशिक भूगोल में मृदाओं के पहले वर्गीकरण और दूसरे वर्गीकरण के बारे में जाना था। मृदाओं का जो तीसरा वर्गीकरण है उसमें टुंड्रा मृदाएं आती हैं। टुंड्रा मृदाएं जो होती हैं वो नीले और भूरे रंग की होती हैं। सर्दियों में यह हिमाच्छादित रहती है क्योंकि ये ऐसे ही प्रदेशों में पाई जाती है जहाँ बर्फ़ पड़ती है। इसका मतलब ये है कि सर्दियों में यह बर्फ़ से ढकी रहती हैं और गर्मियों में बर्फ़ के पिघलने के बाद कहीं कहीं दलदल में परिणत हो जाती हैं और कहीं पूर्णतः नम रहती हैं, यानी कि पूरी तरह से गीली मिट्टी के रूप में दिखाई देती हैं। यहाँ पर मिट्टी की मोटाई बहुत कम होती है। इनमें जैव पदार्थ और महत्वपूर्ण खनिजों का अंश बहुत कम रहता है। आप सब जानते हैं कि बर्फीले प्रदेशों में पेड़ पौधे घास वगैरह बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए इनकी उर्वरता या उपजाऊपन भी अधिक नहीं होता है। और ये वाली मिट्टी ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा, सोवियत रूस के उत्तरी भाग और उत्तरी साइबेरिया में पाई जाती है। इसे आप बहुत अच्छी तरह से मानचित्र में दिखा सकते हैं। इसके बाद अगली जो मिट्टी का प्रकार है वो है कटिबंधात्मक या जोनल मृदाएं। बंधात्मक या इंट्राजोनल मृदाएं, इन मिट्टियों पर जलवायु और वनस्पति का प्रभाव बहुत कम मिलता है। इन मिट्टियों को हम पहले प्रकार की कटिबंधात्मक मृदाओं से इस प्रकार अलग कर सकते हैं कि वो उन पर वनस्पतियों और जलवायु का प्रभाव बहुत अधिक दिखाई देता है, जबकि इन पर नहीं दिखाई देता है। इन मिट्टियों पर मूल चट्टानों की विशेषताओं और जल प्रवाह का प्रभाव पाया जाता है। ये मिट्टियाँ प्रथम प्रकार की कटिबंधीय मृदाओं के बीच बीच में बिखरे क्षेत्रों में मिलती हैं, इसलिए इन्हें कटिबंधात्मक मृदा कहते हैं या इंट्राजोनल मिट्टी कहते हैं, सॉइल कहते हैं। इनके दो प्रकार होते हैं, एक होती है उपजाऊ और दूसरी होती है अनुपजाऊ। रैंडजीना और रेगुर जो मिट्टी है वो इन इंट्राजोनल या कटिबंधात्मक मृदाओं के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। रैंडजीना मिट्टी के निर्माण का आधार शीघ्र टूटने और घुलने वाली चूना पत्थर चट्टानें हैं। जो चूना पत्थर चट्टानें बहुत जल्दी टूट जाती हैं, घुल जाती हैं, उनके द्वारा इन मिट्टियों का निर्माण होता है। चट्टानों की अप्रक्षालन प्रक्रिया के अनुसार इसमें चूने का तत्व रहता है। यह मिट्टी अधिकतर उन आर्द्र प्रदेशों में मिलती है जहां अप्रक्षालन के कारण अन्य प्रकार की मिट्टियां अनुपजाऊ होती हैं। इस मृदा का महत्व बहुत अधिक होता है। इसी प्रकार लावा से प्राप्त होने वाली रेगुर मिट्टी भी बहुत उपजाऊ होती है। मरुस्थलों में जहां अंतर मरुस्थलीय अववाह और अत्यधिक वाष्पीकरण होता है, मतलब मरुस्थलों के बीच में जहाँ पानी पाया जाता है और जहाँ बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन या वाष्पीकरण होता है, वहाँ मृदा में नमक की मात्रा बढ़ जाती है, वो पौधों के लिए हानिकारक होती है। ये वाली मृदा जो होती है वो अनुपजाऊ कही जाती है। अंतिम प्रकार की जो मृदाएं होती हैं वो अपार्श्विक मृदाएं होती हैं या अजोनल सॉइल्स होती हैं। जलोढ़, हिमोड और लोयस मृदाएं एक स्थान पर पर्याप्त समय तक नहीं रहती है और उन पर मृदा निर्माण की किसी प्रक्रिया विशेष का प्रभाव नहीं रहता है। हम सभी जानते हैं कि जब बाढ़ आती है तो जो नदियों का पानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल जाता है, उस स्थान पर जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जब पानी वापस जाता है तो वो जो मिट्टियाँ होती हैं वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती हैं और उन पर मृदा निर्माण की किसी विशेष प्रक्रिया का प्रभाव नहीं रहता है, इसलिए ये मृदाएं अविकसित होती हैं। जबकि पहली प्रकार की कटिबंध मिट्टियाँ बहुत अधिक विकसित होती हैं। इनमें विभिन्न स्तरों का निर्माण नहीं हो पाता है, इसलिए इन्हें अपार्श्विक मृदा कहते हैं। इन मिट्टियों में विभिन्न स्थानों के जैव पदार्थ एवं खनिजों का समावेश होता है, इसीलिए ये बहुत अधिक उपजाऊ होती हैं। और आपने देखा होगा जलोढ़ या कांप मिट्टियाँ बहुत अधिक उपजाऊ मानी जाती है और वहीं पर अधिकतर कहते हैं कि नदियों के किनारे जो मिट्टियाँ होती हैं वो इसीलिए बहुत अधिक उपजाऊ भी होती हैं और उन पर विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं का पूर्व इतिहास में विकास होता रहा है। थैंक यू।